हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? मैं हूं अश्वनी और स्वागत करता हूं बोर्ड तक के यूट्यूब चैनल में। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के सीरीज में आज पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, जिसे हिंदी में ऊंचाई एवं दूरी कहता है। वो आप लोगों ने गाना तो सुना ही होगा, वो है प्रीत जहाँ की रीत सदा। उसमें कहता था कि अगर देता ना दशमलव भारत तो फिर चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अनुमाना लगाना मुश्किल था। वही उसी के बारे में कैसे नापा जाता है दूरी को, जहां हम लोग पहुंच नहीं सकते उसकी ऊंचाई को कैसे मापते हैं, उनके बीच की दूरी को कैसे मापते हैं। आप इस वीडियो लेक्चर को खत्म कीजिए, फिर आप जहां जा नहीं सकते हैं, जिस मीनार को छू नहीं सकते हैं, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे वो ग्लास ब्रिज हो, किसी की भी लंबाई को मापना हो, ऊंचाई को मापना हो, उसे उस बिंदु तक जाए बिना कैसे माप सकते हैं, इसी बात को पढ़ने के लिए आए हम लोग ऊंचाई एवं दूरी। बच्चे इसमें कुछ गलतियां करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस करने लगते हैं, जिस वजह से कुछ प्रॉब्लम होता है। आज वादा करते हैं कि लेक्चर खत्म होने तक आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होंगे। अब वीडियो के लास्ट देखिए, मैंने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आप बोर्ड के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को। यह हम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। जैसे कि यहाँ पर पहले ही डेमो में ही देख लीजिए, मुझे इस पेड़ पर चढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ने वाला हूँ, लेकिन इसकी ऊंचाई को माप लूंगा। कैसे मापूंगा सर? सपोज कीजिए कि हम लोग आंख से देख रहे हैं, ये देखिए, ये कोई ऑब्जर्वर है, जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये हम लोग का पेड़ है सामने पड़ा हुआ। तो बुआ ये तो पता होगा ना हम लोग को कि हम लोग पेड़ से कितने दूरी पे खड़े हैं, ये कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं, डी तो पता होगा हम लोग को। और सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये हॉरिजेंटल लाइन हो गई और यहाँ से हम लोग एक लेजर लाइट जला दें, यहाँ से लेजर लाइट, जो लेजर लाइट तो जानते होंगे आप लोग, बहुत दूर तक जाता है। और लेजर लाइट के किरण को हम लोग लास्ट पॉइंट पर लाएगा, यहाँ से ऐसे लेजर लाइट जाएगा कि इसके लास्ट बिंदु पर पहुंचे, और इस दोनों के बीच के एंगल को भी मेजर कर सकते हैं। और जैसे ही हम लोग को इसका एंगल और इसके बीच के डिस्टेंस पता चली कि हम लोग इजीली इसके हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या टर्म यूज होता है, सारे के बारे में एक एक करके डिटेल करूंगा पूरे डिटेल में। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग ऊंचाई मापने और दूरी मापने के सभी उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे, उपायों के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। इसमें कौन कौन से टर्म हो सकते हैं, जैसे कि आप बहुत पॉपुलरली सुने होंगे, आप आए हैं यहाँ तक तो एक न एक बार जरूर सुने होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम, उन्नयन कोण का। अब यहाँ पर एक बात को पहले क्लियर कर लीजिए कि हम लोग के पास देखने के लिए दो कंडीशन हो सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से ऊपर छत को देखता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि वो वस्तु जो है हमारे आई साइड से, जो मेरा आई का हॉरिजेंटल लाइन है, जो आई की क्षैतिज रेखा है, इससे ऊपर है। तो दो ही कंडीशन हो सकते हैं, जहाँ से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, या तो वस्तु उसके ऊपर होंगी या वस्तु उससे नीचे होंगी। तो आप उन्नयन कोण में सीधा देखेंगे, उन्नयन मतलब ऊपर, उन्नयन मतलब ऊपर। अगर वस्तु आंख के क्षैतिज रेखा के ऊपर है तो कोण बनेगा उन्नयन। कोण क्या होगा मैं अभी डिटेल कर रहा हूं, लेकिन पहले अगर वस्तु आंख के रेखा के ऊपर होगी तो कोण कैसा बनेगा? उन्नयन। जबकि अगर नीचे मैं देखूं, अगर नीचे किसी वस्तु को देख रहा हूं तो वो वस्तु मेरे आंख के हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है। अगर वस्तु नीचे रहेगी तो उसे बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसे हिंदी में अवनमन कोण जानते हैं। तो ये दो पॉइंट तो पहले क्लियर कर लीजिए, वस्तु ऊपर उन्नयन कोण, वस्तु नीचे अवनमन कोण। क्लियर है सर? अब देखेंगे उन्नयन कोण बोलने से पहले हम लोग देखते हैं, जो आंख के बिंदु पर जो जमीन के समांतर रेखा खींचते हैं, जो हम लोग को हॉरिजॉन्टल के समांतर आंख से जहां से ऑब्जर्व किया जाता रहा है, हो सकता हो आंख हो सकता है कैमरा हो, कोई पॉइंट हो, तो उस लाइन को हम लोग ये हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ये हम लोग का है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं, क्षैतिज क्षैतिज रेखा। जबकि ये जो है, अगर जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, इसे लाइन ऑफ साइट बोला जाता है। अगले फिगर में देखेंगे आप, देखिए यहाँ पर ये हम लोग का ऑब्जर्वर का आई है और ये कोई लैंप है, लैंप लगा होता है, आप लोग देखे होंगे सड़क किनारे वाला लैंप। तो यहाँ से कोई ऑब्जर्वर अगर इसे देख रहा है तो उस वस्तु, लाइन ऑफ साइट का परिभाषा लिखेगा बुआ, वस्तु और आंख को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन, जो आभासी रेखा होता है, उसे हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं। इसे हिंदी में दृष्टि रेखा कहा जाती है, दृष्टि रेखा
कही जाती है। लाइन ऑफ साइट को हिंदी में दृष्टि रेखा कहते हैं। और अगर वस्तु आंख से ऊपर है, ध्यान समझिएगा, वस्तु आंख से ऊपर है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजेंटल लाइन और दृष्टि यानी कि लाइन ऑफ साइट, इस दोनों के बीच का जो कोण होगा, ये एंगल, इसे बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं परिभाषा बोलता हूं कि दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण कहते हैं। जब वस्तु आंख के क्षैतिज रेखा के ऊपर हो तो फिर अवनमन कोण की परिभाषा क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे अवनमन कोण का परिभाषा ध्यान से नोट कीजिएगा। जब वस्तु आंख के क्षैतिज रेखा के नीचे हो तो आंख की क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच के कोण को एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आंख की क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं जब वस्तु आंख के क्षैतिज रेखा के नीचे हो। तो दो बात एकदम गांठ मान लीजिए। तीन, पहली बात, आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या नाम दिए हैं? दृष्टि रेखा, समझ रहे ध्यान से। दूसरी बात, अगर वस्तु आंख के क्षैतिज रेखा से नीचे हो तो इसे बोलेंगे हम लोग अवनमन कोण, और अगर वस्तु आंख के दृष्टि रेखा के ऊपर हो तो इसे बोलेंगे हम लोग उन्नयन कोण। इतना सा ही फंडा है। अगर मैं दो चार आपसे एग्जाम्पल पूछता हूं, आप उसका आंसर बताइएगा। बताइए कि आप जहां खड़े हैं वहां से किसी आम को देख रहे हैं पेड़ में, तो वो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण की अवनमन कोण? उन्नयन कोण। अगर मान लीजिए कि आप ताजमहल देखने जाइएगा, ताजमहल के ऊपर वाले गुंबद को देखिएगा तो क्या बनेगा? उन्नयन कोण की अवनमन कोण, बोलेंगे उन्नयन कोण। आप जाते हैं कहीं समुद्र में घूमने के लिए, समुद्र किनारे घूमने के लिए, आप जहाज पे अगर चढ़ के वहां से घूमते हैं, देखते हैं, तो बताइए वहां पर कौन सा कोण बनेगा? तब बोलेंगे अवनमन कोण। वस्तु नीचे रहेगा मतलब अवनमन कोण, वस्तु ऊपर रहेगा मतलब उन्नयन कोण। और बताते हैं, आप एरोप्लेन से घूम रहे हैं और एरोप्लेन से अगर नीचे देखिएगा तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। अगर मान लीजिए कि आप छत के तिमहले पर खड़े हैं और पड़ोसिन को आप अगर देख रहे हैं, बगल वाले जो एक महले पर खड़े हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास तिमहला है, यहाँ पर एक महला, दो महला, तीन महला, आप यहाँ पर खड़े हैं एकदम टकला आकर के, और यहाँ पर जो है एक आदमी यहाँ पर इस बिल्डिंग पर यहाँ पर खड़ी है और यहाँ से अगर देख रहे हैं, तब बताइए कौन सा कोण? उन्नयन कोण क्या अवनमन कोण? अवनमन कोण। वस्तु नीचे रहेगी मतलब अवनमन कोण, ध्यान से। और अगर दोनों आदमी अगर देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो फिर इनके लिए क्या बनेगा? तो इनके लिए बनेगा अवनमन कोण, जबकि आपके लिए बनेगा, सॉरी, इनके लिए उन्नयन कोण, आपके लिए अवनमन कोण। अब चलते हैं एक फिगर और देखते हैं। इसमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पेड़ पर एगो बंदर चढ़ के बैठा हुआ है, पक्का रिश्ते करने के लिए गया होगा। अब बंदर सब होबे करता है चोटवा, यहाँ से बंदरवा देख रहा है। और किसको देख रहा है? तो यहाँ पेड़ के नीचे कोनो आके बैठेगा कुछ देर में, मोटरी उटरी रखेगा, उसमें चूड़ा मुढ़ी जो रहे, बतासा सब रखिए लेके रखेगा। और यहाँ से जैसे ही देखा बंदरवा कि आदमी थोड़ा भी घस के कि हम लेके भाग जाए, तब बताइए तो उसके आँख से इस बंदर जो जिसे हम लोग मोंकी बोलते हैं, मोंकी, वो मोंकी के आँख से इस पर क्या कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन की एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेगा? अवनमन की उन्नयन। तो कहिएगा कि इसका क्षैतिज रेखा तो यही हो गया, इस दोनों के बीच में आई ऑफ साइट हो गया, इसके बीच में कौन सा कोण बना है? तो वस्तु नीचे है तो बोलेंगे अवनमन कोण बना है। अगर मान लीजिए कि बंदर तो होता है तेज तरह का आदमी, जरूरी है कि वो पेड़ पर उतरिए क्या आएगा, और कहीं यहाँ पर कोई आदमी रख के ऐसे करके चलने गया तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से देखेगा बंदरवा और लेके सीधा गायब, कूदेगा एक के बार और लेके गायब हो जाएगा। तो बताइए ये भी कैसा कोण बनेगा? यहाँ पर भी ये जो कोण बनेगा ये बनेगा अवनमन कोण। तो आप सिंपली समझ पाए होंगे अवनमन कोण क्या होता है और उन्नयन कोण क्या होता है। वस्तु नीचे रहे तो अवनमन कोण, वस्तु ऊपर है तो उन्नयन कोण। इसमें कंफ्यूजन नहीं है, इसमें नो कंफ्यूजन। वस्तु ऊपर उन्नयन कोण, वस्तु नीचे अवनमन कोण, वस्तु ऊपर उन्नयन कोण, वस्तु नीचे अवनमन कोण। अब चलिए बच्चों देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेके करते हैं। उससे पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास ये मैं खड़ा हूं, मैं यानी मैं खड़ा हूं, और ये मेरे सूर्य भगवान खड़े हैं।
और यहाँ से सूर्य की रोशनी पड़ी, तो बताइए शाम का समय तब ना इतना लंबा छाया बना है, शाम का समय तब ना इतना लंबा छाया बना है। अब मेरी अगर ऊंचाई, मैं मानता हूं कि मेरी ऊंचाई अगर 6 फीट है और ये जो सूर्य भगवान जो अवनमन कोण यहाँ पर बना रहे हैं कि उन्नयन कोण बना रहे हैं, ऊपर से ना देख रहे हैं हमको अवनमन कोण बना रहे हैं, वैसे इसे छाया की यहाँ पर क्या शेडो, तो जो एंगल यहाँ पर दिया हुआ है ये दिया हुआ है 30 डिग्री। इस चैप्टर की खास बात है इसमें कोई फार्मूला का यूज नहीं होता है, 9 के बराबर फार्मूला का, बस वही 2-3 फार्मूला का यूज था, मैं अभी बता दे रहा हूँ। ये 30 डिग्री है। वह देखेंगे यहाँ पर अगर हम खड़े हैं तो जमीन के साथ 90 डिग्री कोण बना रहे होंगे, मतलब राइट एंगल बना रहे होंगे। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम है ए बी और सी। वो आप बताएंगे अगर ये 6 फीट है, आपसे पूछा कि अगर सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब कि नयनमा खोल के हम देखेंगे सूर्य को ना, तो हम न देख रहे हैं, नयन जो हमारा है यहाँ पर से उन्हें देख रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण अगर 30 डिग्री का है, सूर्य का उन्नयन कोण अगर 30 डिग्री का है, तब बताइए हमारे छाया की लंबाई कितनी होगी। तो सूर्य से थोड़ी ना पूछने जाएंगे, यहाँ पर नहीं नापेंगे नहीं, इंटीचेप नहीं है। देख लीजिए क्या करेंगे बउआ, अगर 30 की बात करें तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा बेस। परपेंडिकुलर पता है, अब बेस हम लोग को निकालना है। तो परपेंडिकुलर बेस में किसका रिलेशन पढ़े थे हम लोग त्रिकोणमिति में, तो बोलेंगे tan का पढ़े थे। आइए tan का ही यूज करते हैं। तो बताइए इन ट्रायंगल ए बी सी में लेते हैं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे ए बी यानी परपेंडिकुलर और जो बेस है ये b। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3। ए बी का वैल्यू कितना है 6 फीट। अब b का तो वैल्यू निकालना है, बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई सीखे होंगे ना, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 6√3 और फीट में है तो बोलेंगे फीट आंसर। यही तो भाई कहानी है, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। अब इसमें जो कुछ फार्मूला यूज होंगे, बस यही 3 फार्मूला मैक्सिमम यूज होगा, इससे ज़्यादा नहीं यूज होता है। एक साइन, किसको पता नहीं होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हिंदी में लिख सकते हैं आप लंब बटा कर्ण। दूसरा कॉस थीटा b/h यानी कि आधार बटा में कर्ण। अगर तीसरे की बात करें तो tan थीटा, सबसे मैक्सिमम यूज होता है यही वो tan थीटा, जिसे बोलते हैं p/b और हिंदी में होगा लंब बटा आधार। यही हम लोग के पास कुछ फार्मूला है जिसका यूज करते हैं, बस यही फार्मूला। कहीं कहीं पर कॉट का आ जाता है, तब वही 6 फार्मूला तो आप अच्छे से याद किए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं लेकर के जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना क्वेश्चन कर लिए तो समझिए आपका बोर्ड का क्वेश्चन लगभग बन जाएगा। वैसे क्वेश्चंस का एक सीरीज और भी आएगा जिसमें मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कराऊंगा, बोर्ड क्वेश्चन, कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ये सब कराऊंगा। अब देखिए फीचर है बाइलिंगुअल है, आपको जिसमें समझ में आता है वो क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे। क्या है कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे from the front of the tower. The angle of elevation of the top of the tower found to be 60 degree. Find the height of the tower. आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें समझ सकते हैं। इसमें सबसे मेन कला जो है हम लोग का वो है फिगर ड्रॉ करना। अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, बाकी समझिए क्वेश्चन एकदम इजीली हल हो जाएगा। मैं आपको पहले डायग्राम सॉल्व करना सिखाता हूँ कैसे करेंगे। आप क्वेश्चन पहले नोट कर लिया कीजिएगा। क्या है, एक टावर जमीन पर खड़ी है, एक टावर है, तो मान लीजिए कि हम लोग का टावर है, एक टावर जमीन पर खड़ी है। जमीन के एक बिंदु से जो टावर के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, जमीन के एक बिंदु जो टावर के पाद से कितना मीटर की दूरी पर है, बोला गया 15 मीटर की दूरी पर है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर का अभी जानते हैं कि टावर अगर खड़ा होगा ऐसे कि टावर है तो टावर का शिखर हुआ, आई पाद हुआ, तो शिखर बिंदु का आई हम लोग का पॉइंट हो गया, पॉइंट का नाम दे दिए P। तो पाद बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, तब बोला गया है कि 60 डिग्री का है। कहाँ से बुआ, ध्यान दीजिएगा, यहीं से छोटे छोटे पॉइंट पकड़ना है। कहाँ से, तो बिंदु से जो ग्राउंड पर है, किसका, तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो एंगल कहाँ पर बनेगा, जहां से बना,
तो पॉइंट पर एंगल बनेगा कितना डिग्री का, 60 डिग्री का बना, एकदम सिंपल मस्त। अब कह रहा है कि तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करे, तो टावर की ऊंचाई मान लेते हैं कि एच है। अच्छा टावर अगर मान लीजिए कहीं खंभा उम्बा खड़ा देखेंगे तो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनेगा, 90 का ना भैया, यानी कि कोण कितना का बनेगा यहाँ पर, 90 का। मतलब ये बन गया हम लोग का समकोण त्रिभुज ए बी सी, सी नहीं इसको तो पी लिए हुए हैं। वो तो इसमें हम लोग एजम्पशन लेते हैं कुछ स्टार्टिंग में, ऐसे बोलते हैं माना कि ए बी इज अ टावर माना कि नहीं, सपोज ए बी इज अ टावर ऑफ हाइट एच, मान लेते हैं कि जो ए बी है वो एच ऊंचाई का टावर है। आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें लिख लेंगे। तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं और क्या लिखेंगे, सपोज ए बी इज अ टावर ऑफ हाइट एच, ए बी जो है एक टावर है वो हाइट एच का है। पी इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम कहाँ से, फुट ऑफ द टावर, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब हिंदी में लिखेंगे कि P एक बिंदु है जो कि टावर के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है। P बिंदु से A का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। इतना आप जनरली लिख लेंगे। वो इसका कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन लिख लेंगे आप लोग। अब देखिए लिख देते हैं आज पहला बार, माना कि ए बी एच ऊंचाई का टावर है जिसके शीर्ष ए का बिंदु P से उन्नयन कोण, वो अंतिम बार लिख रहे हैं, अपना लिखेंगे, आप सुन के लिखिएगा, 60 डिग्री है। ऐसा करके लिख लीजिए, कुछ लिख देना है 2-4 लाइन एक्सप्लेन करने के लिए। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात हो रही है बाबा, तो इन ट्रायंगल ए बी पी। आप इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो समकोण जहां पर बनेगा 90 डिग्री वाला एंगल, उसको ट्रायंगल में बीच में रखिएगा नाम लिखते समय। तो इन ट्रायंगल ए बी पी क्या बोल सकते हैं हम लोग के पास निकालना क्या है, तो परपेंडिकुलर 60 के लिए क्या निकालना है, परपेंडिकुलर पता क्या है, बेस। तो बोलेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h हो गया और बेस कितना हो गया 15। पता है tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 इज इक्वल टू क्या, h अपॉन 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जाना, जिसके बटा में कुछ नहीं उसके बटा में 1, तो h का मल्टीप्लाई किससे, 1 से, और 15 का मल्टीप्लाई √3 से, यानी h इज इक्वल टू हो गया 15 √3 मीटर। सिंपल सॉल्व। इतना आसानी से क्वेश्चन बनता है भाई, एकदम आसान है। देखते रहिए सारा क्वेश्चन कैसे बनता है, और सब आपके एनसीईआरटी के बुक का ही क्वेश्चन है। फिर अगले में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ कराएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर है, कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक दर्शक है, 1.5 मीटर लंबा हम लोग के जैसा आदमी होगा। तो पहले क्या बनाना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना ताकि आप लोग को भी पढ़ने हो, फिर इसे छोटा कर देंगे। दर्शक है चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। जो एक चिमनी है उससे 28.5 मीटर की दूरी पर वह बेचारा खड़ा है। दर्शक के आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो चिमनी है, फिर इंग्लिश में पढ़ लेते, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? ठीक है, अच्छा है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, छोटा कर दिए। छोटा होने के बदला में भाग क्यों रहा है भाई, कम से कम मैं तो पढ़ सकूंगा तुझे। एक आदमी है, ध्यान देंगे, एक आदमी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो बोलेंगे एक आदमी है जिसकी ऊंचाई है, एक आदमी है जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। कितनी ऊंचाई है, 1.5 मीटर। अब आदमी है तो ग्राउंड पर ही खड़ा होगा, और वो आदमी कैसे खड़ा है, तो 28.5 मीटर की दूरी पर, किससे, एक चिमनी से। सपोज कीजिए चिमनी है हम लोग का, ये आदमी है। अब ये चिमनी जो है
इससे ये 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। कितना दूरी पर खड़ा है? 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है चिमनी से। तो बताइए इसका टकला जो है ये भी कितना दूरी पर खड़ा होगा? अगर मैं मान लीजिए जहां दीवार पे कैमरा लगा है वहां से मैं अगर 4 मीटर की दूरी पर खड़ा हूं तो मेरा टकला भी दीवार से कितना दूरी पर खड़ा होगा? 4 मीटर की दूरी पर। मेरे पास टकला नहीं है लेकिन इसके पास टकला है, देख नहीं रहे। तो ये भी कितना डिस्टेंस रहेगा बुआ? तो ये भी होगा 28.5 मीटर। अब कहता है कि इसके आंख से उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है? तब 45 डिग्री बनता है। तो लीजिए 45 बना देते हैं। तो यहां से जो कोण बना ये बना 45 डिग्री का कोण बना। इसमें नाम रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा। ये जो एंगल बना है यहां से यहां तक ये बन गया हम लोग का 45 डिग्री का। अब बउआ ऊंचाई मतलब क्या? अगर चिमनी का ऊंचाई निकालेंगे तो जमीन से ना निकालेंगे कि हम अपन टकला से बताएंगे कि कितना ऊंचाई है, जमीन से निकालेंगे। जमीन से जुड़े आदमी है तो ये पूरी इसकी ऊंचाई h हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आदमी है इसकी हाइट कितनी थी तो आप बोलेंगे 1.5 और टोटल हाइट कितना था? h था। इसके दो तरीके हैं बुआ। एक तो सिंपलेस्ट मेथड है कि आप ऊपर वाला को h मान ले और टोटल हाइट को h मान ले। चलिए ऐसा ही कर देते हैं। इसके चिमनी के हाइट को कैपिटल H मान लेते हैं और इससे ऊपर के हाइट को h मान लेते हैं। तो जब हम लोग को चिमनी का हाइट निकालना रहेगा तो h में 1.5 ऐड कर देंगे। चलिए सिंपल कर दिए। अब नाम रख लीजिए सबका। ट्रायंगल का नाम रखिए। ए बी चिमनी है, सी डी आदमी है और ये ई पॉइंट एक एक्स्ट्रा ले लिए। आप लैंग्वेज क्या लिखेंगे ये आप सुन लीजिए। लैंग्वेज लिखिएगा कि माना कि ए बी एक टावर है, नहीं चिमनी है। माना कि ए बी एक चिमनी है जिसकी ऊंचाई यह है कैपिटल H है। माना कि ए बी एक चिमनी है जिसकी ऊंचाई कैपिटल H है। चिमनी के पाद बिंदु से एक 1.5 मीटर लंबा आदमी 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है जिसके आंख से चिमनी के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। इतना भाषा आपको लिखना पड़ेगा, आप लिख दीजिएगा। अगर दिक्कत हुआ तो दोबारा से सुने और आराम आराम से लिख ले। अब देखेंगे बच्चे यहां पर हम लोग को सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन दिख रहा है क्या ब्लैक से? ठीक है दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को लेंगे ट्रायंगल ए ई सी में। तो बोलेंगे इन ट्रायंगल ए ई सी क्या है हम लोग को निकालना है इस h का वैल्यू और ये पता है। तो बोलेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू स्मॉल h अपॉन में कितना 28.5। आपको तो पता होगा ना tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। नहीं तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे और वहां देखेंगे प्लेलिस्ट में मैं दे दूंगा 1h अपॉन 28.5। वो आप बताएंगे h का वैल्यू कितना निकल के आया 28.5 मीटर। क्या ये टावर का हाइट है? क्या ये टावर का हाइट है या फिर चिमनी जो बोले उस चिमनी का हाइट है? नहीं है। चिमनी की हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा 1.5 भी और ऐड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे चूंकि कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h प्लस में 1.5 तो 28.5 प्लस 1.5 दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 30 मीटर। ये निकल के आ गया आपका आंसर। सिंपल सा फंडा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर। कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लिया कीजिएगा। टावर के शिखर का जमीन के एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। टावर के शिखर का तो पहले तो कोई टावर होना चाहिए। मैं और छोटा कर लेता हूं। पहले तो मैं टावर ड्रॉ कर देता हूं। टावर के शिखर का जमीन के एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। जमीन का एक कोई बिंदु है जिससे इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री का है।
ठीक है, जो टावर के पास से 30 मीटर की दूरी पर है। आप लोग वीडियो पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे खुद से करने का। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, ए बी सी। अत्यंत आसान क्वेश्चन है बुआ, एच निकालना है। पहला क्वेश्चन जैसे किए हैं वैसे ही एच निकालना है। 30 डिग्री का है, सिंपल क्या करेंगे वही लिखेंगे। माना कि ए बी एक टावर है जिसकी ऊंचाई एच है, जमीन के एक बिंदु सी से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। और उसके बाद नीचे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया एच, अब बेस हो गया 30 मीटर। tan 60 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन 30 डिग्री। वो बात देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, √3h इज इक्वल टू 30 हो जाएगा मीटर में। एच का वैल्यू निकालेंगे तो 30/√3। आप लोग जानते होंगे रेशनलाइजेशन, अगर नीचे √3 तो √3 रेशनलाइजेशन मतलब होता है, उसको बोलते हैं हर प्रमेयकरण। हर को हम लोग अप्रमेय नहीं छोड़ते, प्रमेय कर देते, उसी को बोलते हैं हर प्रमेयकरण। तो √3 अप्रमेय है ना, जिसको प्रमेय बनाने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर बन जाएगा 30√3 और √3 हो जाता है 3, 3 दहाई के 30, आंसर मिल गया हम लोग को 10√3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। हो सकता है इसको डेसिमल में चेंज किया हो अगर तो आप भी कर देंगे, 10 गुने 1.63। यहाँ पर से अगर जानते हैं ना 10 से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर बड़ा होगा तो डेसिमल राइट साइड जाएगा, तो बोलेंगे 16.3 मीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन को, कहता है कि अ काइट इज, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे अच्छे से। अ काइट इज एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। एक पतंग जो है वो ग्राउंड से, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज, जो स्ट्रिंग लगा है पतंग से, जो पतंग उड़ रहा है उसे जो स्ट्रिंग लगा हुआ है, टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड के एक पॉइंट से बांध दिया गया है ताकि उड़ के नहीं भागे। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और वो जमीन के साथ जो धागा जो था, वो जो जमीन के साथ था वो 60 डिग्री का कोण बना रहा था। ऐसे मान लीजिए धागा है, ये जमीन है, तो इसके साथ कितना कोण बना रहा था, 60 डिग्री का कोण बना रहा था। तो कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो फिर स्ट्रिंग का जो रस्सी था, जो धागा लगा हुआ था, उसका लेंथ निकालिए। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, जबकि यह मानते हुए कि जो नहीं देखते हैं धागा जो होता है ऐसे छोड़ते हैं तो ऐसे लटक फटक जाता है, नहीं, यह मानते हुए कि जो धागा है उसमें कोई स्लैक नहीं है, वो पूरा टाइट है। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले जगह की कमी के कारण इसको छोटा कर दिया जा रहा है, केवल मेरे पढ़ने लायक रहे, आप लोग अपना देख लेंगे उपाय, पहले लिख लेंगे। तो चलिए सर देखते हैं, फिगर बनाते हैं। एक पतंग है, आप लोग बताएंगे कैसा पतंग बनाए हैं। एक पतंग है और एक पतंग से एक धागा आया है। धागा पतला होता है, चलिए पतला होता है, और यह जो पतंग है यह जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कितना ऊपर है, जमीन से 60, वर्टिकली ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब जमीन से उड़ रहा है ना, आई पॉइंट पर जहां जो रस्सी से बांध दिए कि पतंग उड़ के भाग नहीं जाए, वो भी तो ग्राउंडे पर होगा। तो कह रहा है इसके साथ इस 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, ठीक है। अब बताइए कि वर्टिकली एभव लेंगे तो कितना, 90 का कोण बनाएगा जमीन के साथ। वर्टिकली एभव लेंगे हाइट तो ऊंचाई तो 90 का कोण बनाता है। तो यहाँ पर भी मानते हैं पतंग मतलब काइट के पॉइंट पर है, आई जमीन से नीचे इसको ए ले लिए, इसको भी नाम कुछ भी लिख सकते हैं। तो माना कि कोई पतंग है जो पॉइंट के पर है, जिसकी ऊंचाई जमीन के बिंदु ए से 60 मीटर है, और धागा के भी
जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। इतना नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, सिंपल लिखे एक पतंग उड़ रहा है जिससे लगे धागा जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, इतना लिखे काम आप चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या निकालना है भैया, क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है। तो लेंथ को जनरली ए से डिनोट करते हैं। अब बताइए हम लोग के पास 60 डिग्री का ये एंगल है, हमको पता क्या है, अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर। अब फाइंड आउट क्या करना है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में रिलेशन किसका होता है, हैं? साइन का। तो बोलेंगे इन ट्रायंगल, किन ट्रायंगल, इन मतलब किन ट्रायंगल, तो बोलेंगे के ए बी, के ए बी क्या होता है, तो लगाएंगे साइन थीटा। अब बराबर क्या, तो पी अब बाई में होता है एच। तो यहाँ पर साइन कितना थीटा, तो बोलेंगे साइन 60 डिग्री। अब पी का वैल्यू 60 और यही तो निकालना है एच एल। साइन 60 वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 60/L। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3L इज इक्वल टू 60 इंटू 2 हो जाएगा। अब भैया फिर वही बात, L का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो क्या मिलेगा, 60 इंटू 2/√3। इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो बनेगा 60 इंटू 2 इंटू √3। अब आई में 3 20 टाइम्स कटेगा, 22 जा 40, तो 40 √3 मीटर हो जाएगा आंसर। यानी कि जो उसमें धागा लगा था वो कितना का लगा था, 40√3 मीटर का लगा था। आप चाहे तो 1.6 वहां पर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। √3/2 60 दूना 120 और 3 20 से 60, 20 दूना 40, 40 √3, ठीक है, इतना मीटर का धागा लगेगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर आपका जैसा डिमांड रहेगा फिर आगे हम लोग देखेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा पढ़ना है, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड बातें पढ़नी है, ज़्यादा कुछ इधर उधर की बात नहीं, सीधा एग्जाम। एग्जाम में कुछ दिन ही बचे हैं अब 2023 वाला का, उसका प्रिपरेशन फुल फिल से करना है, अच्छे से करना है। अब कहता है जमीन के एक बिंदु से एक संचार टावर के शिखर तथा पाद का उन्नयन कोण क्रमशः 60 तथा 45 डिग्री बनता है। जमीन का एक बिंदु है और संचार टावर है। संचार टावर जानते हैं ना, कम्युनिकेशन टावर जिसे बोला जाता है, संचार टावर जो छत पर कभी कभी लगा देते हैं हम लोग। मान लीजिए ये टावर है, ये बिल्डिंग है, ये हमारी बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग के ऊपर टावर लगल है, यहाँ से कोई आदमी देख रहा है, इतना यहाँ पर से देख रहा है, यहाँ पर से ये बिल्डिंग है, इतने ऊँच के बिल्डिंग है, इतने ऊँच के बिल्डिंग है, यहाँ पर से देख रहा है। इसका पादों के उन्नयन कोण बनेगा और शिखरों के उन्नयन कोण बनेगा, वैसा फिगर है। 60 डिग्री और 45 डिग्री बनते हैं जो टावर 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगा है। टावर कहाँ लगा है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे जमीन के, आप क्वेश्चन नोट कर लिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बाकी हम छोटा करके फिगर बनाते हैं अच्छे से। मुझे दिखाई दे देता है, आप लोग को भी शायद दिखाई नहीं देता होगा, नहीं देता है दिखाई, कर चलिए थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, इंग्लिश वाला को हटा देते हैं, हिंदी वाला खाली देख लीजिए। जमीन के एक बिंदु से एक संचार टावर के शिखर तथा पाद का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा 45 डिग्री है। अब पहले एक हम लोग के पास बिल्डिंग है, हम लोग के पास एक बिल्डिंग है, देखिए तो बिल्डिंग में ईंटा उटा लगल होगा ना, ईंटा उटा लगल है, ये बिल्डिंग है और इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, इसके ऊपर एक टावर है, सुंदर सा टावर, और कहता है कि जमीन पर एक बिंदु है जहां से इस टावर के शिखर का तथा टावर के पाद का उन्नयन कोण क्रमशः। अब आप देख भी सकते हैं कि वो आप बताइए उन्नयन कोण है तो ई कोण बढ़ कि नीचा वाला कोण बढ़, तो बोलेंगे ई कोण बढ़, तो ई कोण जो है हम लोग का है 60 डिग्री का, और जबकि ई जो झुकाव है कम है तो ई झुकाव जो है 45 डिग्री का। आपको बता दिया है कि बिल्डिंग की जो हाइट है ये केवल और केवल 20 मीटर है, 20 मीटर ऊंचे भवन पर रखी है। ये छोटका कोण 45 डिग्री, ये बड़की कोण जो है वो 60 डिग्री। अब आपको पता करना है कि टावर की ऊंचाई क्या है,
तो ये टावर है, टावर की ऊंचाई को हम लोग स्मॉल h ले लिए। अब सबका नाम रख देते हैं, ए, यहां पर इसका नाम रख दिए बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो बोलेंगे ए बी एक h ऊंचाई की संचार टावर है जो BC बिल्डिंग पर खड़ी है। ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा सुन करके, ए बी एक संचार टावर है, h ऊंचाई की संचार टावर है जो 20 मीटर ऊंचे भवन पर खड़ी है। जमीन के एक बिंदु डी से संचार टावर के शिखर ए तथा पाद बिंदु बी का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 50 डिग्री बन रहा है। हम लोग को उसी h का वैल्यू निकालना है। बुआ अब यहाँ पर दो ट्रेंगल आते हैं, दो एंगल आते हैं, तो सोच के लेना है पहले कौन लिया जाए बाद में कौन लिया जाए। अगर मैं आपसे बोलूं कि छोटकिनमा ट्रेंगल जो है BCD इसका ले ले, तो यहाँ से हम लोग बेस निकाल सकते हैं DC। अब बेस निकल जाएगा, उसके बाद 60 लगाएंगे तो पूरा A से C निकल जाएगा, और जो AC होगा उसमें से 20 घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा AB। प्रोपेगेंडा समझिए फिर से कैसे कैसे निकालेंगे। पहला बार 45 लगाएंगे तो DC का वैल्यू निकालेंगे, क्लियर। अगली बार 60 लगाएंगे तो DC के वैल्यू से हम लोग निकाल सकते हैं AC का वैल्यू tan 60 लगा करके। और अगली बार में पूरा A से C पता है, B से C पता है, तो AC माइनस BC करेंगे, AB पता चल जाएगा, क्लियर। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। अब पहले लेते हैं इन ट्रेंगल BCD, इन ट्रेंगल BCD, BCD त्रिभुज में लेते हैं। क्या है BCD त्रिभुज में? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 20, और ये क्या है तो बोलेंगे इसका नाम DC ही रहने देते हैं, काहे के लिए ज़्यादा लफड़ा ले। tan 45 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन DC। इसका मतलब क्या निकला कि DC का वैल्यू हो जाएगा 20 मीटर, DC का वैल्यू आ गया 20 मीटर। अब बड़ा वाला ट्रेंगल ले लीजिए, तो लिखेंगे इन ट्रेंगल ACD, ACD में लेते हैं, क्या लेंगे तो बोलेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पूरा हाइट क्या है तो बोलेंगे AC, अपॉन में बेस क्या है तो DC। अरे बुआ 60 के लिए देखिए ना, 60 के लिए हाइट क्या हो जाएगा पूरा होगा ना, 60 के लिए यहाँ से यहाँ तक तो ई लाइन की और ई लाइन के बीच की हाइट ना कितना है पूरा ना, A से लेके C तक। tan 60 का वैल्यू √3/2, AC का वैल्यू निकालना है और DC का वैल्यू 20, AC 2 से गुना बराबर 20√3, AC निकालेंगे तो दो भाग में जाएगा तो क्या बन जाएगा 10√3 मीटर। अब एक्चुअल में हम लोग को निकालना क्या है तो निकालना तो केवल h का वैल्यू है। h कैसे निकालेंगे तो टोटल ऊंचाई बुआ ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये अभी निकाले 20√3, तो 20√3 में से 20 घटा देंगे, सिंपल निकल गया आंसर। तो हम लोग बोलेंगे कहाँ निकाल दे भाई साहब, आपके लिए जगह अब नहीं है, आप चले जाओ, विदा हो जाओ। तब आप निकालते हैं इसको। अगर यहां से निकालूं मैं, बोलूं आपसे h का वैल्यू क्या होगा तो आप बोलेंगे पूरा A से लेके C माइनस B से लेके C। A से C कितना है तो 20√3, BC कितना है तो 20, कॉमन ले लीजिए 20, क्या बचेगा √3 - 1 मीटर, हो गया आंसर। सॉरी AC का वैल्यू 10√3 है। एक मिनट गड़बड़ हो गया। AC का वैल्यू कितना लिए हैं 10√3 आया है। AC का वैल्यू tan 30, AC का वैल्यू 10√3, 16 मीटर 45 60। अरे भैया कितना बड़का गलती किए, √3 होता है ना, केवल √3 होता है ना tan 60 का वैल्यू। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा AC का वैल्यू तो बोलेंगे 20√3।
तो यहाँ से 20√3, 20√3 यहाँ पर हो जाएगा 20√3। 20 कॉमन कर लिए, आंसर बन गया हम लोग का √3 - 1 मीटर आंसर। बहुत आसान होता है चैप्टर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब ऐसे ही हम लोग अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे, कभी कभी हो जाता है मिस माइंड, चलते चलते कॉल फॉल। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।